संजय निरुपम का संजय राउत पर हमला। संजय राउत है खिचड़ी घोटाले का मास्टरमाइंड। कांग्रेस से बाहर निकालने के बाद अब संजय निरुपम का बड़ा खुलासा। निरुपम ने बताया है कि 8 अप्रैल को उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार खिचड़ी चोर को ईडी ने बुलाया है। यहाँ के मतदाताओं को पता चलना चाहिए, लेकिन यहाँ अकेला खिचड़ी चोर नहीं है। खिचड़ी घोटाले के किंगपिन हैं। संजय राउत वही घोटाले के सूत्रधार हैं। पत्राचाल घोटाले में उन्होंने बीवी के नाम पर पैसा लिया और यहाँ बेटी और भाई के अकाउंट में पैसे लिए गए। मेरे पास पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल है। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट को 6 करोड़ 71 लाख का खिचड़ी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सह्याद्री के अकाउंट से उनकी बेटी वेदिता के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। 3 बार बेटी के अकाउंट और 2 बार भाई के अकाउंट में पैसे आते हैं। पार्टनर सुजीत पाटकर के अकाउंट इनको 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी फ्री में सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट वीएमसी ने दिया। सह्याद्री ने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी का कॉन्ट्रैक्ट दिया। 200 ग्राम खिचड़ी गरीबों की चुरा ली। इसके अलावा पर्शियन दरबार के किचन को अपना किचन बनाकर कॉन्ट्रैक्ट लिया। मैं चाहता हूं कि ईडी जांच का दायरा बढ़ाए और अमोल के साथ साथ संजय राउत को भी गिरफ्तार करे। गरीबों को खिचड़ी दी जानी थी, उसमें से 200 ग्राम खिचड़ी चुराई है और उसके बदले पैसे खाए। आगे ये जो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से जुड़े जो लोग हैं, सालुंखे, कदम, पाटकर, ये सब तो उनकी गिरफ्तारी वगैरह हुई है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस कंपनी में कदम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन कंपनी की तरफ से जब एग्रीमेंट जब वो एप्लीकेशन दिया गया है तो उस कदम के नाम पर, उसी के नाम पे दे दिया गया सब। तीसरा बड़ा जो एक स्कैम इसमें निकल के आता है कि जब आप खिचड़ी सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं तो आपको दिखाना पड़ता है कि आपका कोई अपना किचन है। तो उनके पास अपना कोई किचन नहीं था। उन्होंने जोगेश्वरी एसवी रोड पर, जोगेश्वरी गोरेगांव के बीच में जो एसवी रोड पर जो पर्शियन दरबार रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के किचन को अपना किचन बता दिया। उस रेस्टोरेंट के किचन को अपना किचन बता करके खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। बाद में जब छानबीन शुरू होती है तो पर्शियन दरबार के मालिक को उठाया जाता है, बुलाया जाता है। वो बोलता है मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरे साथ किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई करार नहीं है। यानी एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने खिचड़ी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। यह आगे जाके समझ में आता है। पर्शियन दरबार के मालिक ने अपना एफिडेविट दे दिया है। पर्शियन दरबार के मालिक ने अपना एफिडेविट दे दिया है कि मेरा सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से कोई लेना देना नहीं और मेरे किचन का कोई उपयोग नहीं हुआ। यानी पर्शियन दरबार के किचन को बता करके सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने खिचड़ी सप्लाई करने का 6-6.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया और खुद सप्लाई नहीं किया, किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसमें चोरी की। यह सब तब हो रहा था जब उस समय के मुख्यमंत्री महोदय हर दूसरे तीसरे दिन फेसबुक पे आके अपना रुआंसा चेहरा दिखा के यह दावा करते थे कि मैं मुंबई के गरीब नागरिकों का, गरीब मजदूरों का ख्याल रख रहा हूं। जब लोगों की जान जा रही थी, जब लोग खाने को तरस रहे थे, जब लोगों के पास गांव जाने की जगह नहीं थी, कोई माध्यम नहीं था, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, जब हमारे मजदूर, जिस जमाने में हमारे मजदूर ट्रेन के नीचे आके कट जाते थे भंडारा के आसपास, उस समय ये शिवसेना उबाठा के लोग उन गरीब मजदूरों के लिए जो आवंटित या सप्लाई की जाने वाली जो खाद्य सामग्री थी उसमें घोटाला कर रहे थे। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज ईडी वाले जो छानबीन कर रहे हैं उस छानबीन का जो पूरा एम्बिट है उसको थोड़ा फैलाएं और यहां के उम्मीदवार के साथ साथ सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने जो घोटाले किए हैं उस घोटाले के लिए संजय राउत को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मुख्य सूत्रधार, मेन किंगपिन वही है इस घोटाले के। उसके बाद अब आप सहयोगी दल नहीं रह गए उबाठा के साथ,
इस वजह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और अगर क्या आपको कैंडिडेचर मिलता है इस सीट पे अंधेरी से, नॉर्थ वेस्ट सीट से, तो आप इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरेंगे, क्या स्टैंड है? मेरा तो पूरा चुनाव का मुद्दा यही होगा। मेरे चुनाव का नैरेटिव इसी पर बेस रहेगा और यही मैं कहने जा रहा हूं अपने मतदारों से, मतदाताओं से, कि इंडिया अलायंस और एमवीए जो भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा हमेशा एक हाई मोरल वैल्यूज पेश करते हैं और दिखाते हैं कि बड़े नैतिक है और भ्रष्टाचार में उनका विश्वास नहीं है, उन लोगों ने कैसे व्यक्ति को, कैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को आपका उम्मीदवार बनाया है, ये मेरा मुद्दा है। और उसको उम्मीदवार बनाने वाले जो लोग हैं वो खुद भी भ्रष्टाचारी हैं, ये मेरा मुद्दा होगा। तो बिल्कुल उम्मीदवार बनने के बाद तो यही मुद्दा है, इसी मुद्दे पे काम करना है। लेकिन अभी तक पूछताछ नहीं। हाँ, ये आपका जो सवाल है, इसीलिए तो आज मैं मांग कर रहा हूं कि ईडी संभवतः ये सोचने में लगा है शायद कि इनने अपने अकाउंट में कुछ नहीं लिया, लेकिन इनके भाई का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, भाई का इंट्रोगेशन हुआ है। अब भाई ने संभवतः ये कहा है कि मैं तो पहचानता ही नहीं किसी को, इसमें मेरे अकाउंट में कैसे पैसा हमको कुछ पता ही नहीं है। तो क्या संजय राउत ने अपने भाई का अकाउंट मिसयूज किया? क्या संजय राउत ने अपनी निर्दोष बेटी का अकाउंट यूज किया खुद की दलाली के लिए? इसकी छानबीन ईडी को करनी पड़ेगी और तब जाकर के एक जगह पे वो पहुंच सकते हैं और उसके बाद संजय राउत की गिरफ्तारी अवश्य हो। ये विषय अब क्यों निकाल रहे हैं आप? ये विषय अब क्यों? बताया तो उनके सवाल के जवाब में। अपोजिट उमेदवार तुम्ही फिक्स केलेला आहे, कोणा विरुद्ध प्रचार करण्याचे फिक्स केले, गुढी पाडवा आहे, कुठल्या पक्षांना तुम्ही त्याच्या विरुद्ध निवडणूक लढणार आहात, अमोलचे ते काय फिक्स झालंय का? आज अजून पर्यंत खरवास मास आहे, उद्यापासून नवरात्री सुरू होत आहे। मी सांगितलं होता गेल्या दिवशी की नवरात्रीच्या दरम्यान मी ठरवणार की कुठल्या पक्षामध्ये जायचे, तो त्या दिवशी तुम्हाला मी नक्कीच सांगणार। कारण असं आहे की त्यांनी या पाप केलेला आहे, गुन्हा केलेला आहे, पण स्वतःच्या नावाने नाही। असा निकृष्ट कृत्य आहे की त्यांनी पाप करण्यासाठी स्वतःची मुलीचा उपयोग केलेला आहे, स्वतःच्या भावाचा उपयोग केलेला आहे, स्वतःचा पार्टनर जो आहे त्यांचा तो उपयोग झालेला आहे। पण ईडीला एक जो सर्कमस्टान्शियल एव्हिडन्स असतो, परिस्थितीजन्य पुरावा असतो, त्याच आधारावर ते संजय राऊतच्या विरोधात कारवाई सुरू करू शकतात। बोला। सवाल यह है कि क्या जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं, इस एलिगेशन से संबंधित जो क्या बैंक अकाउंट डिटेल आप सारी चीजें बता रहे हैं, दस्तावेज आपके पास में है, और अगर आपके पास कोई दस्तावेज है तो स्वतः आप ईडी के सामने जांच कर रही है, तो आप जाकर खुद देंगे या फिर ईडी के बुलावे का इंतजार करेंगे? मुझे नहीं लगता मुझे ईडी के बुलावे का कोई इंतजार है और मुझे ईडी के दफ्तर में जाना चाहिए। ईडी के दफ्तर में चोर बेईमान जाते हैं, हम लोग, हमारे जैसे लोग नहीं जाते हैं। लेकिन ये सारी जानकारी ईडी के पास है। बस मैं सार्वजनिक रूप से आकर के ये डिमांड कर रहा हूं कि ईडी को अपनी जांच का एम्बिटम बढ़ाना पड़ेगा और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके आधार पर संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल अब हो गया, एक सवाल हो गया माय डियर। अच्छा, एक सवाल ये उठता है, आपने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है, यानी कि आप साथी दल थे, आपने अब कांग्रेस छोड़ने के बाद इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, तो आप पर भी जवाबी हमले होंगे कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जब हमले होंगे तो हमलों का जवाब दिया जाएगा। आप क्यों परेशान है? चलिए बोला ताई। आता तुम्ही जे सगळं सांगताय की यापूर्वी सुद्धा चर्चेमध्ये अनेक वेळा आलेलं आहे की सगळी प्रकरण आणि या सगळ्या तुमच्यापर्यंत ही माहिती कधी पोहोचली आणि तुम्ही आता का सांगताय? जसं त्यांनी प्रश्न विचारला, तुम्ही काँग्रेस सोडल्यानंतर आता ह्या सगळ्या गोष्टी सार्वजनिक करताय, याच्यापूर्वी तुमच्याकडे ही माहिती होती का, आणि होती तर तुम्ही का नाही? नाही, मी एक 10-15 दिवसापूर्वी जेव्हा एमवीए तर्फे आणि इंडिया अलायन्स तर्फे उत्तर पश्चिम विभागाच्या लोकसभा मतदारसंघासाठी त्यांनी स्वतःचा एक उमेदवार घोषित केला आणि त्यांच्याबद्दल न्यूजपेपर आणि वृत्तपत्र माध्यमातून माझ्याकडे अशी माहिती होती की तो खिचडी चोर आहे आणि मी एक स्टँड घेतला की आता खिचडी चोरचा पाठिंबा मी देऊ शकत नाही आणि हा जो खिचडी चोर आहे त्यांनी गोरगरिबाची खिचडी खाल्ली आणि त्याच्यामध्ये घोटाळा केला, याच आधारावर मी लोकांच्या समोर जाणार। त्यानंतर ज्या खिचडी स्कॅम काय आहे त्याचा एक
अभ्यास करण्याचा माझा प्रयत्न सुरू झाला आणि अभ्यास करत करत ही माहिती नवीन आलेली आहे माझ्याकडे 3-4 दिवसापूर्वी. प्रश्न तोच येतो की तिने विचारला, प्रश्न तोच येतो की तुम्ही या सगळ्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला महाविकास आघाडीकडनं उमेदवारी मिळाली नाही, तुमच्या समोर अमोल कीर्तीकर हे उमेदवार आहेत. हे कळल्यावर या सगळ्या गोष्टींच्या मागे लागून तुम्ही जाणीवपूर्वक ही माहिती काढताय कसा आरोप केला? जाणीवपूर्वक करा अनजाणीवपूर्वक करा काही फरक पडत नाही. माझ्याकडे माहिती आहे आणि माहिती तुमच्या बरोबर मी शेअर करत आहे. मैंने इनका हो जाने दो, एक दो और कुछ है तो एक आता ही माहिती तुम्ही दिलेली आहे. समजा तुम्हाला उमेदवारी मिळाली नाही मिळाली, तुम्ही इलेक्शनला उभं राहिलात नाही राहिलात, तरी तुमचा लढा तुम्ही सुरू ठेवणार आहात का? हा जो विषय आहे याच्या उमेदवारीचं काय घेणं देणं नाही. खिचडी स्कॅम महाराष्ट्र मुंबईत झालेला आहे. एक योगायोगाने जो उमेदवार आहे तो खिचडी स्कॅमचा स्कॅमस्टर आहे. पण खिचडी स्कॅम स्वतः एक मोठा मुद्दा आहे आणि या मुद्द्यावर प्रशासनातर्फे आणि जांच एजन्सीतर्फे काम झाली पाहिजे अशी माझी मागणी आहे. कुठपर्यंत घेऊन येणार हा येणाऱ्या काळात मी तुम्हाला सांगणार. बोलो. ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम मुख्य जिक्र को सफाई दी है, उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आप इसको क्या? देखो जी, मैं तो मेरी शुरू से भूमिका रही है किसको क्या खाना है क्या पहनना है उसका व्यक्तिगत उसका निर्णय है. तो किसी के खाने पे और किसी के पहनने पे किसी के जीवन का जो निजी आचरण होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं. हम लोग इसका समर्थन नहीं करते. अब तुम जरा या आठवड्यात तुम्ही आपला निर्णय घेणार आहात कुठल्या पक्षात? मी सांगितलं होतं की जरा नवरात्री सुरू होऊ द्या आणि नवरात्री 9 दिवसाचा असतो आणि त्या नवरात्रीच्या दरम्यान काहीतरी एक योग्य निर्णय आम्ही घेणार. सर, हिंदी में जाना चाहिए. हाँ. क्या अभी तक कोई आपने निश्चित किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की खबरें आ रही हैं, ये भी जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि आप उनके जो है उनकी तरफ से उत्तर पश्चिम सीट से लड़ेंगे, इस तरीके में कयास लगाए जा रहे हैं. तो क्या फॉर्मली किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए डिसीजन आपने लिया है अभी तक? अभी भी आज भी खरवास का आखिरी दिन है. मैंने तभी बोला था कि नवरात्रि के दरमियान इसके बारे में कोई एक फैसला करेंगे. अभी जो कुछ आप कह रहे हैं महज कयास है और जब तक एक कयास है तो कयास ही रहेगा. जब ये सत्य में परिवर्तित होगा तो मैं निश्चित तौर पर सभी लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं. तुम्ही मगाशी पत्रकार सुद्धा होते, तुमचे सोर्सेस काय तुमचे सोर्सेस सांगा. उत्तर पश्चिम मतदारसंघ महायुतीमध्ये एकनाथ शिंदेची शिवसेना लढवली की जिंकेल की भाजपा लढवली की जिंकेल, कोणाकडे विनिंग कॅपॅसिटी जास्त आहे? दोघांकडे आहे. दिलेला आहे त्यांना चण्याच्या झाडावर काढायचं आहे की हरभऱ्याच्या झाडावर काढायचं की चिखलामध्ये ऋतू पडायचं ते ठरवतं. मी ठरवणार कुठे जायचे कुठे पडायचे मीच ठरवणार, बटट्टीवार नाही. ठीक है. सिलेंडर के विस्फोट के साथ फिर से दहला मीरा रोड. रामदेव पार्क के केडीएम पार्क में जिस झोपड़ी में मजदूरों को रहने की जगह दी गई थी, वहां सालासर अवतार ग्रुप की बिल्डिंग में एक सिलेंडर फट गया. स्थानीय जानकारी के मुताबिक वहां एक के बाद एक 6 सिलेंडर फटे. उक्त स्थान के किनारे एक बच्चों का स्कूल है और आसपास के क्षेत्र में निवासी रहते हैं. सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई. दमकल कर्मचारी कुछ सामान बचाने में सफल रहे. बोलेंगे आग लगी थी, क्या घटना है, कितना नुकसान हुआ? नुकसान मतलब ये 4 झोपड़ी जल के पूरा हो गया और इधर एक थोड़ा डेकोरेटर का जो सामान भी था वो भी जल के राख हुआ है और 5 सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है इधर. सर, आपको कब सूचना मिली? 12:25 को मेरे ही फोन पे कॉल आया. तत्काल मैंने इधर का जो नजदीक का फायर स्टेशन है कनकिया, उधर से गाड़ी भेज दी. 4 से 5 मिनट में गाड़ी इधर आ गई. उसने कॉल करके दूसरी गाड़ी मंगाई तो तब तक मैं मेरे 3 फायर स्टेशन से 5 गाड़ी आई इधर डंप हुई. ये कहाँ पे हुआ, किसका काम चल रहा है? ये सालासर बिल्डर का एरिया में है, उसका ही झोपड़ी है, उसके कामगार का झोपड़ी है. और दूसरा जो एक मटेरियल वाला कोई है उसका नाम नहीं पता चल गया, वो
अपना मंडप डेकोरेटर वाला, उसका भी सामान था उसके पास। सर किसी तरह किसी जख्मी है कोई कुछ? जख्मी कोई नहीं, हमारे यहाँ आदमी काम करते ही कोई ईजा हुई नहीं उसको किसको। और उसका आदमी जो झोपड़पट्टी वाला वो पहले ही बाहर निकल गया था सब। आग लागली होती, काय घटना होती? इथे एक बिल्डर, सालासर बिल्डरच्या झोपड्या आहे, म्हणजे कामगारांच्या झोपड्या आहेत. ते कामगार आणल्या, त्यांनी काम करण्यासाठी आणलेले होते, त्यांच्या झोपड्या आहेत. त्याने झोपडीला आग लागल्याचा कॉल मला स्वतःच्याच माझ्या मोबाईलवर 12:25 ला आला. तात्काळ आमची गाडी म्हणजे 5 मिनिटात इथे पोहोचली, पण ती आग भयंकर असल्यामुळे ना थोडा कव्हर करायला म्हणजे दुसऱ्या गाड्या बोलवाव्या लागल्या. इतर फायर स्टेशनच्या गाड्या मिळून अशा 2 बाउजर आणि 3 वॉटर टेंडर अशा म्हणून 5 गाड्या इथं आलेल्या आहेत. आणि त्या दरम्यानच जवळजवळ म्हणजे आग लागली होती. त्या दरम्यान 5 सिलेंडरचं ब्लास्ट झालेले आहेत, परंतु त्याच्यात कुठलीही जीवितहानी नाही झाली. वित्तहानी झाली पण जीवितहानी नाही झाली. काही पैसे पण आपण त्या झोपड्यांच्यातून वाचवलेले आहेत, लोकांचे ते त्यांना परत दिलेले आहेत. अशा तऱ्हेने आम्ही कारवाई ही संपुष्टात आणलेली आहे. गोरेगांव पूर्व एक्सप्रेस हाईवे के पास श्यामबाड़ी सभागृह में भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, अजीत पवार गुट, आरपीआई महायुति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच एक बैठक हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट आशीष सेलार, भाजपा विधायक राजहंस सिंह, सांसद गजानन कीर्तिकर आदि नेतागण मौजूद थे। नेतागण अपने कार्यकर्ताओं के लोकसभा चुनाव के बारे में बता रहे थे। गजानन कीर्तिकर ने आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मैं अपनी और अपने सहयोगी पार्टी के साथ निष्ठावान रहूंगा। मैं अपने बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार करके उसे जरूर हराऊंगा। बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर को उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चुनाव क्षेत्र से चुनाव में उतारा है। वहीं से उनके पिता गजानन कीर्तिकर सांसद हैं। होय मी लढणार आहे, आणि मी या निवडणुकीमध्ये मला सांगितलं होतं की तुम्ही निवडणूक लढा. मी सांगितलं की मी दुधाच्या विरोधात निवडणूक लढलो तर समाजामध्ये वाईट मेसेज जाईल, संदेश खराब जाईल. समाजामध्ये समाज म्हणतील की एवढा वयस्कर झालेला इतके वर्ष राजकारणात आहे, मुलगा पुढे जायला बघतोय, त्याला अडवतोय, अशा पद्धतीने माझ्याबद्दलचं मत लोकांमध्ये खराब होईल, माझी प्रतिभा मलिन होऊन जाईल. आणि मी अमोलला काय सांगितलं तेही सांगतो. म्हटलं तुला आमदार खासदार जे काय व्हायचं ते हो, मी ज्या पक्षात गेलोय त्या पक्षामध्ये उभाटा सोड, इकडे ये, इथे शिंदे साहेबांकडून तुला तिकीट घेऊन देईल, तुला निवडून आणून देईल. त्यांनी ऐकलं नाही. म्हटलं मग आता उद्धवला असं सांग की तुम्ही मला इथे उमेदवारी दिली तर मी माझ्या वडिलांच्या विरोधात निवडणूक लढणार नाही, एवढं छाती ठोकपणे सांगतं. पाहिजे तर मला इतर ठिकाणी उमेदवारी द्या, उद्याच्या विधानसभेत द्या, पण वडिलांच्या विरोधात मी लढणार नाही. त्यालाही नकार दिला. म्हणजे माझ्या निर्णयाच्या विरोधात गेलेला मुलगा, त्याच्या विरोधात मला निवडणुकीसाठी पुढाकार घ्यावा लागला. मी करणार होते. मी सांगितलेलं परवा एकदा शिंदेला भेटून सांगितलं आता उमेदवारी मी घेणार नाही, अमोलच्या विरोधात मी लढलो. उद्या तरी काही कान भरणारी माणसं असतात, काही भट्ट्या पेटवतात राजकारणात. अरे अमोल लढतोय म्हणे, कीर्तिकर जरा बॅकफुटलाय, जोरात चालत नाही घरात, मुलाला मी आता गेले 6 महिने बघतो. त्याला बेंचेस देतात, त्याला निधी देतात, त्याला पुढे आणतात. अरे असा कधी माझ्या रक्तामध्ये नाही. माझ्या रक्तात नाही. इतके वर्ष काढले मी राजकारणात. निधी वापरायला त्याच्यावर या सगळ्या भट्ट्या आमच्या पक्षामध्ये लावणारी माणसं काही कमी येत नाही. जुळाला एवढं सांगितलं म्हटलं असं जर संशय व्यक्त केला ना तर मी घरी बसेल. म्हटलं मी प्रामाणिकपणे माझ्या पक्षाच्या उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी मी काम करेन.
पण जर का संशय व्यक्त केला, चुगली केली कोणी आणि जर माझ्या कानावरती आली तर सगळं बंद करेल आणि घरात बसून राहील. मी राजधर्म पाळणारा माणूस आहे. राजधर्म पाळतो मी. 7 वेळेला निवडणुकीत यश मिळणं सोपं काम नाही. मुंबईकरांना कुठलाही डाग नाही, ईडीची भीती नाही, फोक्याचं आकर्षण नाही, कुठल्याही पदाचा अभिलाषा नाही. मी शिंदे साहेबांकडे जेव्हा गेलो तेव्हा मी उद्धवच्या बरोबर 11 वर्ष त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारा कार्यकर्ता, आमदार, खासदार, माझे काही अपमान झाले आणि त्या रागापोटी मी शिंदे साहेबांकडे गेलो. आणि इकडे गेल्यानंतर आमचा जो पक्ष आता नवीन झालेला आहे, नवीन लोक आहेत, त्यांना ट्रेनिंग द्यायचं आहे, त्यांना मार्गदर्शन द्यायचं आहे, सगळं काय करायचं आहे. पण काय समय पक्ष अचानकपणे उभा राहिला, उठाव केल्यानंतर पक्ष झाला, पुढच्या रिकामी होत्या सगळे पटापट येऊन बसले. चांगला कोण वाईट कोण काय ठरवताच आलं नाही. असा पक्ष आमचा तयार झाला. असा पक्ष तयार झाला आणि त्या पक्षाला आता निवडणूकला सामोरं जायचं आमच्या पक्षाचं होतं. शिवसेना बीजेपी युती आमची जी आहे ती आमची जुनी शिवसेना जी आहे त्या जुन्या शिवसेनेच्या सवंगड्याला घेऊन आम्ही काम करत होतो. आता नवीन लोक आलेली आहेत, त्यांचं पार्श्वभूमी काय आहे, त्यांना आमची इकडची कार्यपद्धती काय, आमच्या इकडचे नीती नियम काय याची एवढी माहिती नाही. तरी आम्ही त्यांना घेऊन पुढे चाललोय. त्यांना घेऊन भाजपने त्यांना सावरून त्यांच्याकडून काम करून घ्या. त्यांच्याकडून काही चुकत असेल तर त्यांची सुधारणा करा. त्यांच्यामध्ये काही त्रुटी असेल तर त्या त्रुटी भरून काढा. परंतु आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीत, कारण एकनाथ शिंदेने एवढा मोठा आवाडोळे निर्णय घेतल्यानंतर तर जीवावरती मुलं त्यांचं आलं होतं. राजकीय कारकीर्द संपली असती तरी त्यांनी उठाव केला. उठाव केल्यामुळे काय झालं, भारतीय जनता पक्ष 105 लोक आले होते, ते सत्तेच्या बाहेर बसले होते, त्यांना सत्तेत यायला मिळालं. शिवसेना बीजेपी युती संपुष्टात आणली होती, ही त्यांनी प्रस्थापित केली. एकनाथ शिंदेनी सरकार आणलं, महाविकास आघाडीचं सरकार गडबडून टाकलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पाय उतार करायला लावलं. आणि हे सगळं केल्यानंतर संपूर्ण देशभरामध्ये परदेशात त्याची चर्चा झाली. त्या शिंदे साहेबांचा फक्त भाजपने सत्ता ठेवावा एवढी आमची अपेक्षा आहे. लक्षात ठेवा, तर तुम्ही तर बाहेर बसलाच होतात ना सत्तेच्या. 105 आमदार असून देखील सत्तेच्या बाहेर बसलेले तुम्ही. त्यांनी उठाव केला म्हणून युती झाली, महाविकास आघाडी गडगडली म्हणून सरकार आलं. एवढं विसरून चालणार नाही. त्यांचा पण मान राखला पाहिजे. मी पण सांगितलं, म्हटलं आमचे क्लेम किती आहेत, आम्ही 22 काढलो, बीजेपी राष्ट्रवादीला द्यायचे तेवढे कमी करा आणि आम्हाला तेवढे द्या. कधी गेले पण आम्हाला हा पण पाहिजे, तो पण पाहिजे, तो पण पाहिजे. ही वृत्ती जी आहे ही चुकीची वृत्ती आहे. त्याच्या विरोधात मी आहे. आणि मी परवा 1 तास जाऊन बोललो सगळ्या विषयावरती. तेव्हा सांगितलं, म्हटलं अपना मान रखना गेला पाहिजे. लक्षात ठेवा, आमचे महायुति की घोषणा हुई और सामने आप युति का धर्म मैं संभालूंगा, राजधर्म मैं संभालूंगा. और बेटा उबाटा से अगर चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ मैं प्रचार करके मेरा जो उम्मीदवार पार्टी देंगे उसके लिए मैं प्रचार करता रहूँ. महायुति की बात आती है सर, जैसे आप अजित पवार जी है और एकनाथ शिंदे जी है और यहाँ पे देव जी है, ये महायुति का है. तो उसमें आप किस तरह से महायुति को जिताने का किस तरह से प्रचार करेंगे और 400 पार की बात आई है? हाँ जरूर ना,
405 का भी एक एक लोकसभा क्षेत्र हम पकड़ के बैठेंगे तो ना, ये जिम्मेदारी एक एक लोकसभा की है। जैसी मेरी लोकसभा जहाँ मैं खासदार हूँ, जहाँ मैं चुन के आया हूँ, मुझे चुन के दिया किसने? शिवसेना ने, बीजेपी ने, आरपीआई ने। तो अभी मेरी जिम्मेदारी है, मैं चुनाव भले नहीं लड़ता हूँ लेकिन मैं काम किया 10 बरस, मेरा तजुर्बा इधर, तो मेरा कैंडिडेट को उठा के उसको खासदार बनाने का ये समाधान मिलेगा कि 400 बनने के लिए कम से कम 1 महीने दिया और शब्द दिया कि 400 में सर नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा इसलिए कि जो अमोल अगर चुनाव लड़ता हुआ तो उसके खिलाफ चुनाव लड़के उसको हराने के बदले में मेरा यूपी का जो उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए मैं काम कर सकता हूँ और आसानी से कर सकता हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा। कोई लोग बोलेंगे चुनाव लड़ता है जरा कम जोर लगता है, बैक फुट में गया, अमूल के लिए जरा पिताजी पीछे हटे है, ऐसे कोई बात नहीं होनी चाहिए।